नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम बीच बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आज के खास कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर की अटकलों का बाजार गर्म है। हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल है कि इस बार बीजेपी किसको कमान सौंपने वाली है। क्या कांग्रेस की तरह कोई दलित अध्यक्ष होगा, या इस बार बीजेपी किसी आदिवासी के नाम पर मोहर लगाएगी, या किसी ओबीसी कार्ड को खेलेगी, या फिर ब्राह्मण चेहरे को फिर से रिपीट करेगी। इस तरह के जो तमाम सवाल है वो पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर दोनों तरफ से उठ रहे हैं, लेकिन फिर भी यही सवाल छूट जाएगा। और इसी मसले को हल करने के लिए रविवार देर रात को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के यहाँ पर देर रात तक 5 घंटे तक बैठक चली है। इस बैठक में बीजेपी के अध्यक्ष, बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के बड़े नेताओं की बैठक चली है, उसमें मंथन हुआ है और तय हुआ है। लेकिन एक सवाल जो है वो हमारे मन में भी और आपके मन में भी होगा कि आखिर आरएसएस को ये क्यों कहना पड़ा कि बीजेपी का अध्यक्ष कोई भी हो, पहले आरएसएस को बताना होगा और आरएसएस के साथ में मंथन करना होगा। तमाम यहाँ पर बातें हैं, लेकिन अटकल है ऋषि का अगला अध्यक्ष कौन होगा ये बीजेपी तय करेगी, लेकिन बीजेपी को तय करने के लिए आरएसएस से पूछना पड़ेगा। ये आरएसएस ने बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दिया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मनीष जी। बीजेपी और संघ की जो बैठक हुई है उसमें तमाम 5 घंटे की जो बैठक चली है, नए अध्यक्ष के नाम को लेकर चर्चा हुई है। कई नाम इसको लेकर सामने आए। इस पर आज हम विशेष चर्चा राजनीतिक विशेषज्ञों के साथ करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, जिस तरह से अभी आपने बोला कि किस चेहरे पर इस बार मुहर लगने वाली है। देखिए, पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का जिक्र कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि मीडिया में जो नाम उछल कर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मुहर उन्हीं के नाम पर लगे, क्योंकि जो हमने राज्यों के अभी जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए हैं उनमें जो मुख्यमंत्री आते हुए देखे हैं वो बिल्कुल सभी की सोच से परे थे। यानी मीडिया में जिन नामों की चर्चा थी वो नाम तो बिल्कुल नहीं थे। और इस बार भी अध्यक्ष को लेकर यही तमाम चीजें हैं। लेकिन जो तमाम नाम सामने आ रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस हो, शिवराज सिंह चौहान हो, मनोहर खट्टर हो, ये वो तमाम नाम जो सामने आ रहे हैं कि इनमें से अध्यक्ष हो सकते हैं। लेकिन ये नामों की चर्चा पहले भी थी, जिन्हें अब मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। पर फिर से बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जब राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा जी को अध्यक्ष बनाया गया था तब वो भी केंद्रीय मंत्री ही थे। यानी इन नामों पर भी मुहर लग सकती है। और ये भी कहा गया विशेषज्ञों की ओर से कि वर्तमान में बीजेपी क्या करने वाली है इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल हो गया है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव ने ये बता दिया है। इसी पर आज चर्चा करेंगे कि आखिर बैठक में क्या हुआ, किस नाम पर मुहर लग सकती है और अगली कमान किसके हाथों में सौंपी जाएगी, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश सक्सेना जी हमारे बीच मौजूद है। प्रकाश जी, बहुत स्वागत है। राजनीतिक विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र तिवारी जी हमारे बीच मौजूद है। उपेंद्र जी, बहुत स्वागत है। राजनीतिक विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार शुभकरण पांडे जी हमारे बीच मौजूद है। शुभकरण जी, बहुत स्वागत है। राजनीतिक विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार विलक्षण सक्सेना जी हमारे बीच मौजूद है। विलक्षण जी, बहुत स्वागत है। और इसी के साथ राजनीतिक विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार नीरज तिवारी जी हमारे बीच मौजूद है। नीरज जी, बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का एक बार मैं भी स्वागत करता हूं, लेकिन सबसे पहला सवाल मैं प्रकाश जी आपसे ही जान लेता हूं। पहली टिप्पणी कि ये तो बिल्कुल तय है कि बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलने वाला है, लेकिन कौन होगा इसको लेकर के सभी के जहन में सवाल है। हम भी ये जानना चाहते हैं, क्योंकि 5 घंटे बैठक चली है, मंथन हुआ है, किस नाम पर मोहर लगी। जैसा कि ऋषिका जी बता रही थी कि जो नाम मीडिया की सुर्खियों में होते हैं उससे इतर फैसला आता है। ये कि विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि जिन जिन नामों पर मुख्यमंत्री बनने की रेस में वो आगे रहे वो पिछड़ गए अंतिम दौर में, और नाम किसी और नाम की वहाँ पर घोषणा हुई। तो सभी के मन में एक ही सवाल है कि अगला बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, किस समुदाय से होगा, किस जाति से होगा। प्रकाश जी जी, अभी तो इस पे और गहन इनकी चर्चा होना है। 31 अगस्त से 2 सितंबर के बीच केरल में इनकी बैठक होना है अभी एक और अभी ये विचार विमर्श चल रहा है कि ये विधानसभा चुनाव जो अभी पास में हरियाणा, महाराष्ट्र वगैरह के, तो इसके बाद घोषित करें या पहले घोषित करें। मुख्य जो सवाल है, जो आपने इससे पहले कहा था कि आरएसएस क्यों चाहती कि उससे पूछ के बनाया जाए। कारण क्या है कि आरएसएस ने जो भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, आरएसएस पहले बहुत सिद्धांतवादी संगठन माना जाता था। जो पुराने जो इनके जो प्रचारक हुआ करते थे, बहुत संघर्ष, बहुत सामान्य जीवन जीते थे और उन्होंने अपनी विचारधारा को धीरे धीरे पहुंचाया। जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती गई तो संगठन पे सत्ता का प्रभाव ज़्यादा बढ़ता गया। मध्य प्रदेश में आप देखें, जो मोहन भागवत जी कहते हैं कि वो सिर्फ झंडे को मिली दक्षिणा पे उनका गुजारा होता है, लेकिन यदि इनके अनुसांगिक संगठनों को देखेंगे तो उनके आलीशान जो कार्यालय बने हैं और उनके जो खर्चीले जो उनकी जीवनचर्या हो गई है, उनके जो कार्यशालाएं हो गई हैं, उनके सेमिनार हो गए हैं,
ये सब बताता है कि अब वो संगठन नहीं रहे हैं जो एक आरएसएस जिसके लिए जानी जाती थी। और दूसरी चीज, अभी जो हाल में जो चुनाव के परिणाम आए लोकसभा चुनावों के, जो आप उत्तर प्रदेश में देखें, उम्मीद जो इनका गढ़ होता था जहां से प्रधानमंत्री चुना जाता था, इस बार प्रधानमंत्री को लाले पड़ गए थे जीतने के, बहुत मुश्किल से, मतलब एक प्रधानमंत्री पद के शान के हिसाब से बहुमत नहीं हासिल कर वो जीत हासिल नहीं हो पाई उनको, नहीं खुद प्रधानमंत्री जी को भी। तो हम यदि देखते हैं तो सूचनाओं पे नियंत्रण का खेल बहुत चला। पूंजीवादी संघ खुद, हालांकि दोनों की मिलीजुली नूरा कुश्ती भी होती है, क्योंकि जैसे संस्थाओं पे कब्जा किया, कई विवाद सामने आ रहे हैं कि देश की शीर्ष संस्थाओं पे कब्जा इन्होंने अपने लोगों को बैठा रखा और एक तानाशाही की दिशा में जाने लगा था इस संघ। तो ले दे के संघ अब अपनी इस बचाव की मुद्रा में आ रहा है, क्योंकि उसके अनुसांगिक संगठन भी अब उसके अनुसार नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि उन पे सत्ता का प्रभाव बढ़ चुका है। और जो उत्तर प्रदेश में एक और मॉडल आया था, गुजरात मॉडल, वहां यदि आप छोटे मीडिया पे जाएंगे जो जमीनी हकीकत दिखाता है, तो एक ये दिखता है कि ज्यादातर स्टेट में काम धंधों पे गुजरात की बड़ी बड़ी कंपनियों का कब्जा हो गया, जिससे वहां लोकल में नाराजगी बढ़ी है। तो ये जो है कब्जे की संस्कृति जो आई है, संघ उससे चिंतित था। मोहन भागवत जी चिंतित थे कि उनके अनुसांगिक संगठन भी उनके हाथ से, उनके कंट्रोल में इतने नहीं रहे थे और सत्ता के नियंत्रण में आ गए थे। इसलिए अब संघ नहीं चाहता कि ये बागडोर सत्ता के हाथ में जाए। वो संगठन पे, भाजपा पे बोले आप सत्ता चलाओ, लेकिन भाजपा एक संगठन है, उस पे आरएसएस चाहती है कि उसका नियंत्रण रहे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, आरएसएस चाहती तो है कि नियंत्रण रहे, लेकिन क्या इस बार आरएसएस की बात मानी जाएगी या फिर एक बार फिर से जो नया अध्यक्ष मिलने वाला है वो हमें बीजेपी की पसंद का ही मिलेगा, ये तो चर्चाएं बनी रहेंगी। उसके पहले नीरज तिवारी जी, मैं आपसे इस पर एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। देखिए, बीजेपी और संघ की कई बार बैठकें हो चुकी है, नए अध्यक्ष को लेकर चर्चा हो चुकी है, पर अभी तक जितनी भी बैठकें हुई हैं, यहाँ तक कि कल तक की भी जो बैठक हुई है पहले की, उसमें भी अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पाए हैं, यानी कोई भी ऐसा निष्कर्ष निकल कर नहीं आया है। जिन नामों पर चर्चा हो रही है उन नामों पर चर्चा लगातार बनी हुई है, लेकिन आपको क्या लग रहा है, आरएसएस की पसंद क्या हो सकती है, बीजेपी की पसंद क्या हो सकती है, या फिर यहाँ पर कोई जाति फैक्टर कोई खेला जाएगा? जी बिल्कुल ऋषिका जी, जिस तरीके से बैठकों का दौर चल रहा है, मेरा ये मानना है कि भारत में भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकारी अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है वो एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे चल के वही कार्यकारी अध्यक्ष भारत में बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। अब बात हमारे सामने आती है कि बीजेपी की एक प्रक्रिया होती है। पहले सदस्यता अभियान शुरू होता है, फिर इसके बाद मंडल अध्यक्ष होते हैं, फिर इसके बाद जिला अध्यक्ष होते हैं, फिर इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, फिर पूरे प्रदेश से एक सहमति जाती है, उनमें से देखा जाता है कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। और हालांकि जो भी अभी कार्यकारी अध्यक्ष, इसमें क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में इतना विवाद होता नहीं है, ज्यादा चुनाव की प्रक्रिया होती नहीं है। आप अच्छे से ध्यान से देखे होंगे कि जब 2014 में राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई, तो उन्होंने ये बोल दिया कि अगले अध्यक्ष अमित शाह जी होंगे। फिर 2019 में अमित शाह जी ने बोल दिया कि अगले अध्यक्ष जेपी नड्डा जी होंगे। अब सवाल यहाँ ये है कि इस बार आरएसएस और बीजेपी के बीच में ऐसा क्या हुआ कि समझौता अच्छे से हो नहीं पा रहा है। और जहां तक मेरा मानना है, अभी जो हमारे साथी ने कहा कि 31 से लेकर के 2 सितंबर तक बैठक होगी, उसके बाद ये बता दिया जाएगा कि कौन अध्यक्ष होगा। हालांकि ये नहीं है कि 5 घंटे बैठक हुई तो अध्यक्ष के ही मुद्दे पे बैठक हुई, और भी विषय हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हो रहे अत्याचार, उस विषय पे भी चर्चा हुई होगी, और भी अपने पास बहुत सारे भारत में मुद्दे हैं। और अभी जो आपस में तनातनी चल रही थी बीजेपी और आरएसएस के बीच में, उन मुद्दों को भी बहुत अच्छे से चर्चा में लिया गया होगा कि ऐसा मैसेज पब्लिक में नहीं जाना चाहिए कि हम दो अलग हैं, हम दो एक हैं, यही मैसेज होना चाहिए। क्या आरएसएस के अनुसार बीजेपी को चलना ही पड़ेगा यदि भारत में सरकार बनानी है तो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। कहीं ना कहीं देखिए, आरएसएस जो है बीजेपी का मात्र संगठन ही है, और मात्र संगठन की अगर नहीं सुनी जाएगी तो नाराजगी दोनों में बढ़ेगी, दरारें दोनों में बढ़ेगी, और जो दूरियां होगी, मुझे नहीं लगता कि उसको काटना फिर मतलब सरल होगा। नीरज जी, नहीं, हालांकि आरएसएस बहुत अच्छे से आपस में तय कर लेते हैं, और जो उनकी बात होती है उनकी बातों को बीजेपी बहुत अच्छे से
ठीक है। तवज्जो देती है कि नहीं, इनकी बातों को ही लेकर के हम चलेंगे। हालांकि थोड़ा बहुत ऊंच नीच हुआ, जैसे कभी चुनाव में उत्तर प्रदेश में सीटें कम आई तो दोष दिया जाना लगा कि कार्यकर्ताओं को, फिर कार्यकर्ता दोष देने लगे संघ को। ऐसा नहीं है, वहां पर आपस में मिलके होता है। हाँ। जब भी कोई हारता है तो एक दूसरे पर दोष तो मढ़े ही जाते हैं। विलक्षण सक्सेना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसा कि ऋषिका भी बता रही थी कि क्या जातीय फैक्टर होगा, तो जातीय फैक्टर का एक मसला मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस प्रकार से क्या कांग्रेस ने दलित समुदाय से अपना अध्यक्ष चुना है, क्या बीजेपी इस बार दलित फैक्टर देखेगी? क्योंकि ओबीसी से खुद प्रधानमंत्री आते हैं नरेंद्र मोदी जी, आदिवासी राष्ट्रपति हैं और ब्राह्मण समुदाय से खुद जेपी नड्डा जी हैं, तो 3 यहाँ पर वर्ग सध चुके हैं पहले। अब बचता है दलित समुदाय। क्या इस बार दलित समुदाय से बीजेपी का अध्यक्ष हो सकता है? एक्चुअली मनीष, अगर ध्यान से देखा जाए इस पूरे लेंस को, हाँ। तो दलित हो या ना हो ये भले ही डूबियस हो सकता है, लेकिन एक बात बहुत जरूरी आपने यहाँ पर पॉइंट आउट करनी चाहिए, और वो ये है कि यहाँ पर देखा जाए फोकस के कौन कौन इस देश में आरक्षण की मांग कर रहा है, उसका समन्वय आगे आने वाले चुनाव के साथ देखा जाए। जिस तरफ मैं आपको इंगित करना चाह रहा हूँ वो महाराष्ट्र है। देखिए, आगे आने वाले जो एक पूरा का पूरा सिनेरियो इस साल के अंत तक रहेगा, उसमें 2 बड़े राज्य जिसमें महाराष्ट्र और हरियाणा आते हैं, ये दोनों बीजेपी के लिए एक बहुत ही घातक अभी तक साबित होते हुए आ रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर स्टेट की जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हुई थी उसके कारण भाजपा ने नुकसान उठाया लोकसभा में। अब यहाँ पर जो एक तरीके की लड़ाई स्टेट्स के अंदर चल रही है, उसमें इफेक्ट आरएसएस के ऊपर भी पड़ रहा है। तो एक तरफ से बीजेपी क्या है, दोहरी मार के साथ चल रही है। एक समन्वय वो आरएसएस के साथ नहीं बिठा पा रही है, और दूसरा एक समन्वय उनके स्वयं के लोकल लीडर्स और कार्यकर्ताओं के बीच में गायब होता दिखता है। तो यहाँ पर ये देखना जरूरी होगा कि भाजपा को अगर अपनी आगे फ्यूचर ब्रांडिंग को बचाना भी है, तो उनका फोकस हमेशा महाराष्ट्र की तरफ थोड़ा सा दिखना चाहिए। इसके 2 मेजर कारण निकल के आते हैं मनीष। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में, और क्योंकि वो एक बड़ा नाम भी निकल के आ रहे हैं, इन्होंने जिस तरह से एक पॉलिटिक्स महाराष्ट्र की चेंज करी, अपने पर्सनल एजेंडे के लिए एक तरफ से कहा जाए और कई एक तरफ से कहा जाए कि हिंदुत्व महाराष्ट्र में बचा रहना चाहिए इसलिए, और विपक्ष कमजोर रहे, इन दोनों नैरेटिव्स को भी लिया जाए तो उनकी कद्दावरनेस को कोई चैलेंज नहीं करा। हालांकि उनको काफी मतलब आलोचनाओं का, केंद्र के नेताओं के द्वारा काफी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा, लेकिन वो एक प्रोमिनेंट फैक्टर जरूर निकल के आ रहे हैं। जहां तक बात रही जातीय समीकरण की, जातीय समीकरण मनीष तब ज्यादा प्रोमिनेंटली निकल के आता है जब देखा जाए इस चुनाव में कि जातिगत नुकसान भाजपा को कुछ बहुत प्रखर हुआ हो। जो मेजर, मैं ये बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया तो जाति फैक्टर बहुत ज्यादा हो गया, और जिस प्रकार से हमने सीटों में बढ़ोतरी देखी है कि दलित समुदाय का जो वोट बैंक है उनकी तरफ बढ़ा है, तो क्या इस वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी को दलित कार्ड खेलना पड़ेगा? क्या मजबूरी बन जाएगी? देखिए, ये मजबूरी तब बनेगी जब उनको नुकसान इससे होता हुआ दिखेगा, क्योंकि जहां तक हमने अभी रिजल्ट्स देखे हैं, जिस तरह से कैंडिडेट्स भी बढ़ाए गए, पकड़ भी बढ़ाई गई, खुद मध्य प्रदेश का एग्जांपल लें, साथ ही साथ आसपास के राज्यों छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, इवन लोअर यूपी के चलते जो एक पूरी सीटों का एक समीकरण निकल के आया है, जो माना जाता है कि अगर यहाँ पे जो भी जातिगत मतलब ट्राइबल से रिलेटेड अगर एक जो नैरेटिव बन गया तो वो ऑलमोस्ट पूरे देश में फैलता है। वहां पर अगर बीजेपी सक्सेसफुल रही है तो बीजेपी के लिए ये कार्ड खेलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अगर कार्ड खेला जाएगा तो विपक्ष के लिए एक नया मुद्दा बन जाएगा, और ये सेल्फ क्रिटिसिज्म का एक काम रहेगा बीजेपी के लेकिन लिए। कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ी चुनौती भी है। जिस तरह से हमने राहुल गांधी और अखिलेश का जो अभी हमने जोड़ी देखी उत्तर प्रदेश में, देखिए उत्तर प्रदेश के जो नतीजे आए हैं बीजेपी के लिए वो कहीं ना कहीं निराशाजनक तो थे, पर यहाँ पर ये चीज जरूर देखी गई कि जो पिछड़ा समुदाय था, जो दलित वर्ग था, वो बहुत ज्यादा बीजेपी की तरफ से खिसक कर अखिलेश यादव और राहुल गांधी यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के ऊपर चला गया। तो उसी उद्देश्य से क्या शुभकरण पांडे जी, जिस तरह से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो देखा गया, महाराष्ट्र में जो देखा गया, दोनों ही तरफ लोकसभा जो चुनाव के नतीजे थे, उस फैक्टर को देखते हुए क्या ओबीसी कार्ड कहीं से कहीं तक भी खेला जा सकता है? क्योंकि एक बड़ी चुनौती है, अखिलेश यादव ने और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बड़ी चुनौती तो उत्तर प्रदेश में दी है। देखिए ऋषिका जी, ऐसा है कि जो अभी आपने कहा कि पार्टी में जो बैठक हुई है, ये पार्टी अनेक एजेंडों पे चर्चा किया है। कोई अध्यक्ष ये विषय नहीं लिया कि अध्यक्ष को ही चर्चा किया। अभी इस समय बड़ी स्थिति है बांग्लादेश घुसपैठियों का, है ना, और तो देश में कोई घुसने न पाए, तो उस पर विशेष मंथन ये किया कि नजर चारों तरफ रहे। हमारे विमान, जासूस विमान, जैसे हमारे सक्सेना जी यहाँ बगल में खड़े हैं, तो भारत ने एक जासूस विमान मनीष जी भेजा है और कहा है कि सारी गतिविधियों को, चाहे पूर्व हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो,
चारों दिशाओं में नजर रखा जाए ताकि किसी तरह से घुसपैठिया अंदर घुस न पाए, नंबर एक। दूसरा, जो कि जिस तरह इसका कह रही है जातीय समीकरण, देखिए ऐसा है कि भ्रम फैलाना, किसी व्यक्ति को 5 आदमी इकट्ठे हो जाए और उसको जोर जोर से चिल्लाने लगे चोर 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 चोर, तो आदमी कहता हो सकता है चोरी हुई हो। एक बार इनको यूपी में अवसर मिल गया, अवसर कैसे मिला, साहब संविधान चेंज कर देंगे, है ना, हिटलर शाही हो जाएंगे, है ना, देश को बर्बाद कर देंगे। जनता भ्रमित हो गई, जनता ये चाहती कि जनता का हित कौन चाहेगा, है ना। अब ये दोनों बबुआ मिलकर के जो लोकसभा में जिस तरीके से कर रहे हैं, इससे बहुत, इसका बहुत प्रभाव नहीं पड़ना है। पार्टी एक भाजपा जो है ना, लेकिन इससे प्रभाव तो पड़ा ना परिणामों में। देखिए 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 रिस्का जी, एक बात बताएं, जिस बीजेपी को संघ के गठन के बाद 4-5 सांसदों के लाले पड़ते थे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, एक सांसद से सरकार गिर गई। बीजेपी इस समय बड़ा प्लेटफॉर्म है ना, और बड़ा प्लेटफॉर्म में बड़े लोग हैं, बड़ा मंथन है, बड़ा विचार है। इस समय सबसे ज्यादा रिस्का जी चिंतन ये है कि देश की रक्षा कैसे हो, देश की बेरोजगारी कैसे कम हो, देश की महंगाई कैसे कम हो। प्रश्न जाति का नहीं है, राज्यों में चुनाव होना है और पार्टी अपने प्लेटफॉर्म में अपनी मंथन कर रही है, अपनी रणनीति तैयार कर रही है और अपनी रणनीति के साथ चुनाव लड़ेगी। लेकिन एक बात जो आपने कहा, संघ और आरएसएस, देखिए संघ क्या है, संघ प्रोपेगेंडा नहीं फैलाता। संघ क्या होता है, गांव गांव, घर घर, मोहल्ले मोहल्ले जाके लोगों को जगाता है, कहता है भैया देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। आरएसएस का काम करने का मंत्र अलग है और बीजेपी का कार्यक्रम करना अलग है। आरएसएस ये चाहती है कि जो चूक यूपी में हुई, इसका जी नहीं मालूम था इतना बड़ा गेम होगा, ये था कि समाजवादी ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा होगी तो 10 से 15 सीट आएगी, लेकिन यूपी में खेल हो गया, लोग जागृत हो गए, मायावती के लोग जो है सब समर्थन कर दिए, किसको, अखिलेश बाबू को। इसलिए जो है अब क्या है, फूंक फूंक के काम करना है। इसलिए बीजेपी जो है ना, हर मंथन को, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो दलित हो और चाहे वैश्य हो, सबको लेके समन्वय बना करके और प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी फूंक फूंक का कदम रख रही है। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक योगीराज योगी भी हमारे साथ में जुड़ गए। सर, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज में। मैं आपके पास में आऊंगा, लेकिन उपेंद्र तिवारी जी, मैं आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगा। जिस प्रकार से मैं देख रहे हैं कि मीडिया में जिन नामों की चर्चा हो रही है, क्या उससे इतर कोई नाम हो सकता है? जैसे कि शिवराज सिंह चौहान का नाम चला, लेकिन वो कैबिनेट में मंत्री है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का नाम चला, वो भी फिलहाल कैबिनेट में शामिल है। इसके अलावा जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, उनका नाम भी चल रहा है। इसके अलावा और भी, जैसा कि मैं केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी लूँ, उनका नाम भी चल रहा है। तमाम नाम यहाँ पर चल रहा है, लेकिन कौन होगा बीजेपी का अगला अध्यक्ष? बीजेपी किसके नाम पर मोहर लगाएगी और क्या आरएसएस उससे सहमत होगा? माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी, जो जिसको ये दोनों चाहेंगे बस वही बनेगा अध्यक्ष। बीजेपी वो बीजेपी नहीं रही जहाँ पे पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था से अध्यक्ष चुना जाता था। बीजेपी और कांग्रेस में इस मामले में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। कांग्रेस में गांधी परिवार अध्यक्ष नियुक्त करता है और अभी हमने देखा जब से मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी होते हैं ना, नहीं होते हैं, लेकिन जो आपने अभी इलेक्शन की बात की, जिस तरह का इलेक्शन वहाँ होता है यहाँ तो अभी उस तरह का भी इलेक्शन नहीं होगा। यहाँ नॉमिनेट होगा और आप देखिए पूरी की पूरी कार्यकारिणी बीजेपी की नॉमिनेटेड चल रही है और कई वर्षों से चल रही है। तो ये जितनी अपन परिकल्पनाएं कर रहे हैं ये सब कोरी हैं। जिनको वो चाहेंगे, जो उनके इशारों पे काम करेगा अध्यक्ष की हैसियत से, केवल वही इस देश में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनेगा। हमारी और आपकी कोई भी परिकल्पना सब वहीं की वहीं धरी रह जाएगी और लोकतांत्रिक तरीके से ये चुनाव बिल्कुल नहीं होगा। संघ की सलाह ली जाएगी कि नहीं ली जाएगी? संघ की सलाह ली जाएगी, लेकिन संघ की सलाह कितनी मानी जाएगी ये मायने रखता है। और मुझे नहीं लगता कि संघ वर्तमान परिस्थितियों में बहुत ज्यादा वजनदारी से अपनी बात मनवा पाएगा। यदि संघ का अल्टीमेटम है कि अगर कुछ भी करें आप तो हमसे पूछें आप, तो ये क्यों कहना पड़ता है? उनसे फॉर्मल पूछ लिया जाएगा, लेकिन सिर्फ पूछा ही जाएगा। लेकिन अगर संघ कहेगा नहीं आपका ये अध्यक्ष नहीं, हमारी तरफ से ये अध्यक्ष बनाया जाए, तो वह बात मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। केवल बानी वही जाएगी जो ये दो लोग चाहेंगे। ठीक है,
देखना होगा कि संघ की बात मानी जाती है नहीं मानी जाती है, लेकिन फिलहाल मनीष जी जिस तरह से नए अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं तेज है, देखिए बीजेपी और आरएसएस दोनों की यही सोच है कि एक ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाए जिसका लगाव जमीन से हो, यानी वो जनता से जुड़कर काम करे, जमीन से जुड़कर काम करे। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर योगीराज योगेश जी आपके पास मैं आ रही हूँ, देखिए नए अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं तेज है, कई बार बैठकें हो चुकी है, पर इस बार जैसे कि अभी मनीष जी ने जिन नामों की चर्चा की थी, शिवराज सिंह चौहान हो, मनोहर लाल खट्टर हो, या फिर वो देवेंद्र फडणवीस हो, या फिर और भी जो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, देखिए इन सभी लोगों के नाम सामने आए, लेकिन इन सभी लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। अब बात आती है कि जब मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया, क्योंकि बीजेपी की कहीं ना कहीं ये नियम है कि वो एक व्यक्ति को एक ही पद देती है, पर जब राजनाथ सिंह को और जेपी नड्डा जी को बनाया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष, तब वो केंद्रीय मंत्री रहे थे, तो क्या इन नामों में से कोई एक नाम निकलकर सामने आ सकता है? शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि बहुत ज्यादा जनता से लगाव उनका है, तो उनका नाम सबसे ज्यादा इस रेस में आगे था। देवेंद्र फडणवीस जो फ्रंट रनर माने जा रहे थे। देखिए, पार्टियों में नियम बनाए इसलिए जाते हैं कि उनको तोड़ा कैसे जाए। तो ये कोई नियम काम नहीं करता कि आप कैबिनेट मिनिस्टर बन गए तो आपको अध्यक्ष का पद नहीं दिया जाएगा। तो ये संभावना तो यही खत्म हो जाती है, कोई भी बन सकता है। 2 उदाहरण तो आप ही ने दे दिए कि जब नड्डा जी और राजनाथ सिंह जी कैबिनेट मिनिस्टर थे तभी उनको बना दिया गया था। असल में क्या है, बीते कुछ दिनों में गंगा में बहुत पानी बह गया और जो भाजपा 303 से जब 240 पे आ गई तो भाजपा के कर्णधारों को भी ये समझ में आ गया है कि अब अपनी जो एक मनमाफी जो चलाई जा रही थी उस पर भी कहीं ना कहीं विराम लगेगा और सारे घटक दल जो भी उनके हैं, घटक दल से मतलब संघ से है, और जिनके अनुषांगिक संगठन जितने भी है बीजेपी के, उन सब की राय इसमें ली जाएगी और यूनियनिमसली कोई एक डिसीजन लिया जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो अभी वर्तमान में जिन चुनाव की बात हो रही है, स्टेट्स के चुनाव की बात, तो अध्यक्ष का चुनाव ये 3 स्टेट्स के आधार पर नहीं लिया जाता कभी भी, क्योंकि अध्यक्ष एक लंबी पारी के लिए तय किया जाएगा, वो केवल 3 स्टेट्स के चुनाव के लिए नहीं किया जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा नया एक चेहरा जो आए, जो संघ से, जो संगठन से और जो मोदी और शाह से समन्वय बना के चल सके। और ऐसी स्थिति में चूंकि नाम बहुत सारे जिनका जिक्र अभी आप लोगों ने किया, जो बहुत तेजी से नाम है, सुनील बंसल उनमें आगे हैं, अनुराग ठाकुर उनमें आगे हैं, जिनका जिक्र आपने किया, विनोद तायड़े इनमें एक आगे हैं, ये सब यंग लीडर और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से और भाजपा में आए और कहीं ना कहीं संघ के भी करीबी हैं। लेकिन एक स्थिति इसमें यह बन सकती है कि जब यदि इन सब नामों में से यदि सहमति नहीं बनती, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनमें से किसी एक को बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर दूसरे स्टेट या दूसरे कास्टिज्म के लोग उस पर विरोध करेंगे। एक नाम ऐसा है भारतीय जनता पार्टी में जो निर्विवाद है और जो सबको सहनीय होगा, संघ के पसंद का भी, और वो है ओम प्रकाश माथुर। अब जब ये जातिगत मामले फंसेंगे ना, तब वो आदमी एक ऐसे रूप में सामने आ सकते हैं जिस पर सबकी सहमति बन सकती है। कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री जी कहा करते थे, जैसे उन्होंने कहा था कि मीडिया में जो नाम चर्चा में जरूरी नहीं कि उन्हीं पर मुहर लगे, इससे इतर जो चीजें हैं, क्योंकि हमने चुनाव में देखी है पहले जिस तरह से मुख्यमंत्री के चेहरे सामने आए, तो यानी ये जो आप माथुर जी का नाम बोल रहे हैं ये सामने आ सकता है। बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि जब लड़ाई ज्यादा हो जाती है और डिसीजन नहीं लिया जाता तो फिर एक ऐसे आदमी को लाया जाता है जो सर्वमान्य हो, तो वो एक ऐसे नेता हो सकते हैं। ठीक है प्रकाश सक्सेना जी, मैं 2 और नाम का आगे जिक्र करूंगा। एक तो भूपेंद्र यादव है और दूसरा है धर्मेंद्र प्रधान। अब देखिए, निर्विवाद की अगर बात है तो भूपेंद्र यादव का नाम जो है सर्वाधिक चर्चा में भी है और वो निर्विवाद नेता भी माने जाते हैं। उनको संगठन का बहुत लंबा अनुभव है, आप भी जानते हैं। संगठन विस्तार को लेकर बात हो या संगठन गठन को लेकर बात हो या रणनीति की बात हो, चुनावी फैक्टर की बात हो, तो वो हर कास्ट फैक्टर में भी फिट बैठते हैं, चुनावी फैक्टर में भी फिट बैठते हैं। क्या कहते हैं आप? उससे पहले ये हमारे शुभकरण जी ने मेरे नाम के साथ जोड़ा था कि वो क्या ड्रोन और कैमरा तो थोड़ा सा उनको स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि ना मैं किसी कार्यालय में जाता हूँ, किसी भी पार्टी कार्यालय में किसी नेता के चक्कर नहीं लगाता, मैं किसी का भी भोंपू नहीं हूँ, है ना। बिल्कुल पारदर्शी, जो सच है वो बोलने की कोशिश करता हूँ। अब आप आ जाएं तो मेरे ख्याल से शहजाद पूनावाला कैसा नाम रहेगा, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस किस लिए छोड़ी थी? बिल्कुल कांग्रेस किस लिए छोड़ी थी? वो चुनाव नहीं लड़ने दिया था, लोकतंत्र नहीं था वहाँ पे। तो शहजाद पूनावाला मेरे हिसाब से तो अच्छा नाम हो सकते हैं। अल्पसंख्यकों में भी विश्वास बैठेगा भारतीय जनता पार्टी का, है ना। ये हो गई, क्योंकि जिस तरह की बातें चल रही थी, डेमोक्रेसी तलाश रहे थे, तो मेरे को लगता है शहजाद पूनावाला को डेमोक्रेसी मिल गई होगी। नामों पर चर्चा हो रही थी तो उन्हीं नामों पर जिक्र हो रहा था सर। नहीं, अब भूपेंद्र यादव आप जो कह रहे हैं वो इसलिए भी हो सकता है कि जब हम मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश और बिहार को देखते हुए बना सकते हैं यादव,
तो वो तो हमने उत्तर प्रदेश में मात खाई है बीजेपी ने, हाँ। हाँ तो वो चेहरा एक अच्छा हो सकते हैं बिल्कुल, उत्तर प्रदेश को तीन ध्यान में स्टेट रखते को- हुए, 3 स्टेट को भी ध्यान में रखकर हुए हाँ। ये सिर्फ हरियाणा और उसको देखकर नहीं हो नहीं, सकता। हाँ। तो भूपेंद्र यादव एक अच्छा नाम हो सकते हैं। बाकी मुख्य जो लड़ाई है वो आप जो आपने सबसे पहले कहा था कि हाँ। संघ क्यों ये बोल रहा कि हमसे बिना पूछे ना बनाया जाए, हाँ। मुख्य लड़ाई है वर्चस्व की लड़ाई, क्योंकि पानी जैसे हमारे योगी भाई ने कहा कि बहुत गुजर चुका है। हाँ। ये जो चुनाव परिणाम आए हैं इसने संघ को बहुत सारे मैसेज दिए हैं और उसको संघ देखिए बड़े बारीकी से अध्ययन करता परिस्थितियों का, इसलिए वो कह रहा कि कहीं अब ये हाथ से निकल गई, क्योंकि जो उनका ब्रांड था, जो चेहरा था मोदी जी का, वो अब डाउन होने लगा है। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में जो CSDS का सर्वे है, राहुल गांधी आगे बढ़ चुके हैं, साउथ में आगे हैं, बाकी स्टेट में मोदी जी आगे हैं, महाराष्ट्र में मोदी जी आगे हैं, लेकिन अब कंपटीशन मिलने लगा है, तो वो ब्रांड अब उतना सक्सेसफुल नहीं जाएगा। जिस तरह की गवर्नमेंट की पॉलिसीज आज हमारे वो आई हैं, वित्त मंत्री जी वो कह रहे हैं कि कोई टैक्स पे सवाल करता तो हमें अच्छा नहीं लगता, वो प्याज नहीं खाती, तो ये जो है ना जनता को चढ़ाते हैं ऐसे जो वक्तव्य होते हैं इनके मंत्रियों को और इनके नेताओं के। और जो जातिगत बात कर रहे हैं, जातिगत तो सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन आया कोटे में कोटा, उसने हवा निकाल दी है। मुख्य चीज है जो एड्रेस करने वाली है महंगाई और बेरोजगारी, जिस पे भारतीय जनता पार्टी एड्रेस नहीं कर पा रही है। वो इंटर्नशिप वाला जो उसने जो बजट में लाए, कंपनियां नहीं दे रही हैं, वो इनकार कर रही हैं कि हम नहीं दे पाएंगे। तो मुख्य वजह है जो भाजपा के खिलाफ जमीनी मुद्दे जा रहे हैं, जिसको वो एड्रेस नहीं कर रही। हम जात और इस पे कितने ही उलझ लें, अब जनता में नाराजगी बढ़ती जा रही है। यदि उसको एड्रेस नहीं किया तो फिर आप कोई भी जाति का ले आए, कोई भी चेहरा ले आए, ये बगावत आर्थिक है, पेट से जुड़ी बगावत है ये। नहीं, देखिए अगर भारतीय राजनीति में जाति की बात ना हो तो राजनीति ही नहीं होगी ऋषि का। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मनीष जी। देखिए जाति की बात होना तो अब जब भी चुनाव आते हैं जाति की बात होना तो निश्चित है। अब जिस तरह से जो कोर्ट का फैसला आया है कोटे को लेकर, आरक्षण को लेकर, और उसके बाद जिस तरह से हम जातिगत जनगणना की मुद्दे भी जो तेज होते हुए देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चुनाव पर असर तो डालते हैं। और यही संकेत भी तो दे रहे हैं वो। बिल्कुल, ये संकेत भी जा रहे हैं। लेकिन नीरज तिवारी जी यहाँ पर अब कब तक अध्यक्ष मिलेगा, इस सवाल का जो जवाब है वो तो मिल ही जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि अध्यक्ष कौन मिलेगा। क्या इस बार महिला अध्यक्ष के नाम पर भी चर्चाएं हो सकती हैं, क्योंकि महिला अध्यक्ष बनाने की जो सुर्खियां हैं वो भी तेज हैं कि हो सकता है इस बार, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी हर जगह है, तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी इस बार किसी महिला अध्यक्ष पर भरोसा जताए। जी बिल्कुल। एक बात आप थोड़ा सा दूसरे एंगल से देखना है कि जैसे इस बार केरल में बैठक हो रही है 31 से 2 सितंबर। कभी केरल आरएसएस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन वो केरल में भाजपा को सत्ता में नहीं ला पाई, लेकिन इस बार सुरेश गोपी जी के माध्यम से एक संसदीय सीट इनके पास आई है। अब उन्होंने हो सकता बैठक में ये भी चर्चा किया हो कि जिस तरीके से हम लोग उड़ीसा में सरकार बना लिए, अब केरल में भी सरकार बना सकते हैं, यहाँ पर हमें ज्यादा फोकस करना होगा। एक मुद्दा हमारे सामने ये आ सकता है आने वाले समय में, जैसे कि केरल में 2026 में चुनाव होने वाला है, क्योंकि ये बहुत विशेष तौर से ध्यान देंगे कि अभी अपने सामने महाराष्ट्र का चुनाव है, हरियाणा का चुनाव है और झारखंड का चुनाव है, जम्मू कश्मीर का चुनाव है, अगली साल के प्रारंभ में ही दिल्ली का चुनाव है। इन सब चीजों को नहीं, दिल्ली ज्यादा महत्वपूर्ण अभी देंगे। इन सब चीजों को देखते हुए ये लोग निर्णय लेंगे कि किसे अध्यक्ष बनाया जाए और किसे अध्यक्ष नहीं बनाया जाए। अध्यक्ष बनाने के लिए संघ हमेशा ये कोशिश करेगा और भारतीय जनता पार्टी भी हमेशा ये कोशिश करेगी कि उसका संघ पृष्ठभूमि होना बहुत जरूरी है। अब जहां तक सवाल आपका आया है महिला, लेकिन क्या होता है संगठन और पार्टियों में थोड़ा फर्क होता है। भारतीय जनता पार्टी कभी संगठन में ज्यादा रिस्क नहीं लेती जाती फैक्टर और ये सब चीजों का, वो ये देखती है कि किसकी कार्यशैली अलग है। सरकार के माध्यम से वो जनता में संदेश दे देती है हम इस जाति का ये बना रहे हैं, इस जाति का ये बना रहे हैं। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि अभी मुझे जो समझ में आया, धर्मेंद्र प्रधान जी हर खांचे में फिट होते दिख रहे हैं। अब कौन अध्यक्ष होगा वो तो समय बताएगा। अब कार्यकारी अध्यक्ष ही आगे अध्यक्ष बनेगा कि कार्यकारी अध्यक्ष को बीच में ब्रेक करके उनको दूसरा अध्यक्ष दिया जाएगा, अध्यक्ष दिया जाएगा, क्योंकि खबरें वो समय बताएगा। बिल्कुल, ये तो खबरें चल रही है कि जो कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा उनको ही कंटिन्यू करेंगे। विलक्षण सक्सेना जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। जैसे कि कास्ट फैक्टर को हटा दिया जाए तो ऋषिका ने जैसा कि जिक्र किया कि आधी आबादी को पूरा हक देने की कोशिश करेगी। अगर हम भौगोलिक स्थिति को भी देखें तो क्या दक्षिण के द्वार से निकलकर कोई बीजेपी के
तख्त और ताज पर बैठेगा? देखिए मनीष, यहाँ पर एक चीज और भी देखने की जरूरी है कि अभी हमारा थोड़ा सा जो डिस्कशन का फोकस है वो सिर्फ अध्यक्ष के नाम पर है, लेकिन भाजपा में बैठे हुए जो लोग हैं वो इतने समझदार हैं कि वो ये जानते हैं कि अध्यक्ष ही नहीं, अब समय आ गया है कि नेशनल ऑफिस बेयरर्स, पार्लियामेंट्री इलेक्शन कमेटी, इन सब के सदस्यों को भी बदलना आवश्यक हो गया है, क्योंकि इनके भी जो सदस्य हैं ये भी अब थोड़े पुराने भी आ गए हैं। कर्नाटका के BS येदियुरप्पा जी भी बैठे हुए हैं कई समय से, BL सदेश भी जी हैं। अब यहाँ पर अगर हम इस फैक्टर को ले कि अध्यक्ष के साथ साथ अब कमेटियों के मेन लोग भी, चाहे वो क्या कहते हैं एडवाइजरी बोर्ड के ही मेंबर्स क्यों ना हो, वरिष्ठ लोग, मुरली मनोहर जोशी जी जैसे लोग, यही लोगों को आगे बढ़ाने की जगह क्या नए लोगों को आगे बढ़ाने की जरूरत है? केरल में ये जो हमारे को पैनलिस्टों ने भी अभी पॉइंट आउट किया कि केरलों में होने वाली है बैठक, केरला में होने वाली है बैठक, इस बात को संकेत जरूर देती है कि अध्यक्ष भाजपा का जो भी बनेगा उसके ऊपर ये दायित्व जरूर बनेगा कि नेशनल ऑफिस बेयरर्स में अब साउथ का रिप्रेजेंटेशन बढ़ता जाए। कहा कि क्या दक्षिण के द्वार से निकलकर कोई दिल्ली की सल्तनत पर बैठ जाएगा? नहीं, लेकिन यहाँ पर यही चीज देखने की जरूरत है कि अगर हम सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद की बात करें तो ये बहुत कम पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दक्षिण से कोई अध्यक्ष निकल के आए, क्योंकि अभी उसकी आवश्यकता भाजपा को तत्कालीन रूप से दिखाई नहीं देती। अभी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम निकल के आती है वो ये है कि समन्वय कैसे बैठे। यहीं पर ही अगर हम जैसे डिस्कशन करें तो जिन नामों की प्रबलता मीडिया में चर्चा है, जैसे भाजपा की तरफ से अनुराग ठाकुर जी का नाम आया, भाई अनुराग ठाकुर जी का नाम क्यों है बाहर? अगर ये राजनीतिक गलियारों में है तो क्यों है कि एक ऐसा व्यक्ति जो नया है, एक ऐसा व्यक्ति जिसका करियर पूरा का पूरा इस बात पे डिपेंड करता है कि वो अपने सीनियर्स को कितना खुश रख सके, तो एक व्यक्ति जो चल सकता है इशारों पर, आदर्शों पर। नहीं, और दूसरा उसका ये भी हो सकता है कि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि दक्षिण से ही कम सीटें बीजेपी को मिली है और बीजेपी दूरगामी रणनीति पर काम करती है, जैसा कि हमने प्रधानमंत्री मोदी के बयानों में सुना कि हम 24 के चुनाव को लेकर नहीं लड़ रहे हैं, हम 29 और 47 को लेकर लड़ रहे हैं। तो क्या दूरगामी परिणाम को लेकर, दूरगामी रणनीति को लेकर की दक्षिण की तरफ आगे बढ़ेगी? देखिए, दक्षिण की तरफ आगे बढ़ने के लिए संगठन मजबूत करने की जरूरत है, और संगठन मजबूत करने के लिए अकेली भाजपा पावरफुल नहीं हो सकती, क्योंकि ये उन्होंने कोशिश करके देख ली मिशन दक्षिण में। और मिशन दक्षिण में जो एक्चुअली सबसे कमजोर स्टेट्स थे, जहां पर लोग एक्चुअली दूसरी पार्टियों से, रीजनल पार्टियों से नाखुश हैं, वहां पर भी बीजेपी अपना खाता खोलने में नाकाम रही। वहां पर बल्कि कांग्रेस की सीटें बढ़ती हुई दिखी, डीएमके बढ़ता गया। मैं तमिलनाडु की तरफ इंगित कर रहा हूं बात को। बिल्कुल यहीं पर अगर आप देखें मनीष, तो ये इंपॉर्टेंट जरूर बन जाता है कि एक वो व्यक्ति भी निकल के आए जो जरूरी, मैं वापस अपना फोकस महाराष्ट्र की तरफ एक और बार लाके देख रहा हूं, क्योंकि एक नाम और है जो अभी तक परिचर्चा में नहीं आया, वो है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल, हाँ। देखिए, पीयूष गोयल एक इसलिए भी बन जाते हैं क्योंकि उनको पहली बात तो संगठन के साथ रहने का, चुनाव के मैनेजमेंट का, इसका सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है आज की डेट में। और भाजपा को लोकसभा चुनाव में कुल लोगों को महाराष्ट्र में अंदर लेके आना है, कैसे वहां के समीकरणों को साधारण रूप से स्थापित करना है, इसमें उनका काफी प्रबल रोल रहा है। और इनका पूरा का पूरा करियर, अगर इनका जैसे इनकी माता जी जो थी और इनके जो पूरा का पूरा एक बैकग्राउंड पॉलिटिकल निकल के आता है, ये एक ऐसे व्यक्ति जरूर बन सकते हैं जो महाराष्ट्र में रह के संघ और भाजपा के बीच में समन्वय भी बैठा सकते हैं। और जब इनकी वर्चस्व स्टेट से बाहर निकल के जाएगा तो हो सकता है दक्षिण में भी वो सक्सेसफुल निकल के आए। बिल्कुल, संघ और भाजपा के बीच में कितना समन्वय बैठता है ये तो देखना होगा, लेकिन जिस तरह से आपने एक बात को चर्चा में लिया, अनुराग ठाकुर क्योंकि बीजेपी की पसंद है, भारतीय जनता पार्टी की पसंद अनुराग ठाकुर है। शुभकरण जी, आप ही के पास आ रहे इस सवाल को लेकर, और आरएसएस जो है उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के जो नाम को सजेस्ट किया है। अब यहाँ पर संघ और बीजेपी को लेकर क्योंकि हम बात करें कि क्या बीच में समन्वय बैठ सकता है, या फिर बीजेपी की पसंद जो है वो संघ को पसंद आएगी या संघ की पसंद बीजेपी को पसंद आएगी, तो यहाँ पर अब क्या लग रहा है? क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं संघ और बीजेपी की हम बात करें तो पूर्व में भी हम चर्चा कर चुके हैं इसको लेकर, किस तरह से संघ और बीजेपी के बीच की जो छोटी मोटी अटकलें थी वो किस तरह से चर्चाओं में आई थी। चर्चाएं उनको लेकर तेज थी कि कहीं ना कहीं अब संघ और बीजेपी के बीच में फूट पड़ रही है, लेकिन इसको लेकर चीजें क्लियर की गई क्योंकि लोकसभा चुनाव के परिणामों की फिर चर्चा हुई, चुनाव को लेकर चर्चा हुई कि संघ की बातें नहीं मानी गई, इसलिए खामियाजा उठाना पड़ा, और संघ की तरफ से इन चीजों को क्लियर भी किया गया कि उन्होंने कहाँ क्या करने को मना किया था और वही किया गया। इस वजह से परिणाम में जो है निराशाजनक जो परिणाम आए हैं। इस बार अध्यक्ष को लेकर क्योंकि अब बीजेपी की पसंद अनुराग ठाकुर है, लेकिन संघ देवेंद्र फडणवीस को बोल रहा है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है क्या? क्योंकि बात पसंद और नापसंद की ही है। पसंद नापसंद की बात है, पहले भी उनके बिना पसंद से जो चीजें हुई तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा बीजेपी को। देखिए रिस्का जी, ऐसा है, ये पार्टी के घर का मंथन है ना, और मंथन उनके घर पे अपने को झांकने की आवश्यकता नहीं। पार्टी ये तय करना है उनको कि कौन जनता की डिमांड है,
पार्टी में किसकी लोकप्रियता है, पार्टी को कौन लेके चल सकता है ना। आपने बहुत बढ़िया कहा कि एक यूथ यंग को, लेकिन ऐसा जरूरी है कि यूथ यंग जो उनके सीनियर नेतृत्व है, क्या उनका मान सम्मान होगा, है ना। मान सम्मान तो क्या है, पार्टी मंथन करती है और मंथन करके अपनी रणनीति तय करके अध्यक्ष को बनाएगी और जो सबको लेके चल रहा है। अभी फोकस केवल 3-4 राज्यों का नहीं है भाई, देश को है और देश इंपॉर्टेंट जो सबको लेके चले, है ना। और सबको लेकर के पार्टी सिर्फ मजबूत पार्टी हो को ही नहीं, जनता को भी लेकर और चले। नहीं, देखिए जनता, देखिए सरकारें जहां भी है, जिन राज्यों में, उनकी योजनाओं पर फोकस होगा, महंगाई पे फोकस हो, बेरोजगारी पे फोकस हो और जो मांग है सरकार नियंत्रण करे। क्योंकि देखिए क्या होता है, जाति भोजन नहीं दे रही। आज यदि पेट में भूख लगी हो तो भोजन की आवश्यकता है, सरकार की मंथन की आवश्यकता है कि जहां जहां सरकारें हैं, जहां नहीं है वहां सरकार किस तरीके से चले और जहां नहीं है वहां सरकार किस तरीके से बने, इस पर चिंतन का विषय है और यही मंथन किया जा रहा है। और पार्टी ये चाहती है, और ये आज रिश्का जी मैं आपको बताऊं, संघ में और बीजेपी में कहीं फूट नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। ये देखो क्या होता है, जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ खटपिट होता है। ये तो सुर्खियों की खबर है कि साहब बीजेपी और संघ में मतभेद है। सुर्खियां ही नहीं थी, सिर्फ ये संघ की तरफ से भी क्लियर किया गया था और बीजेपी की तरफ से भी कहा गया था। देखिए रिश्का जी, किसी टीवी में बयान आ गया हो, है ना। संघ एक बहुत मजबूत सांघिक संगठन है और संघ ऐसा है कि हर घर घर है, हर बस्ती बस्ती है और बीजेपी उसको इम्प्लीमेंट करती है ना। और जो उनने चिन्हित कर दिया, उन्होंने कह दिया था महाराष्ट्र कमजोर है, तो सारे नेता महाराष्ट्र में फोकस करने लगते हैं। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में अपनी स्थिति ठीक नहीं है, तो जम्मू कश्मीर में फोकस कर दिए, है ना। तो क्या होता है, जैसे अभी हमारे बड़े भैया सक्सेना जी ने कहा कि जासूस, मैंने भाई को चिन्हित इसलिए कहा कि नहीं, एक मिनट, मध्य प्रदेश की जो खबरें हैं, जो चाहे वो भ्रष्टाचार की खबरें हो, चाहे किसी बड़े नेता की खबरें हो, ये हमारे पत्रकार बड़े भाई के पास ये एक मिनट सारी खबरें रहती है। उसीलिए सरकार ने देश की सुरक्षा की ये जासूस विभाग भी जारी है। उपेंद्र तिवारी जी मैं आपके पास में आ रहा हूँ, उपेंद्र जी मैं आपके पास में आ रहा हूँ। जैसा कि शुभकरण पांडे जी ने बताया कि ऐसा व्यक्ति जो जनता की नजरों में फिट बैठता हो, पार्टी की नजरों में फिट बैठता हो और संघ की नजरों में भी फिट बैठता हो। बात अगर संदर्भ में महाराष्ट्र की है तो मैं एक और नाम का जिक्र करूंगा, नितिन गडकरी का, जो कद में भी आगे हैं, पद में भी आगे हैं और उनके नाम पर अगर किसी का प्रस्ताव आता है, कोई उनके नाम का प्रस्ताव रखते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आरएसएस उस नाम को कभी ठुकराएगी, क्योंकि आरएसएस के सबसे बड़े नेता वो माने जाते हैं और आरएसएस की पहली पसंद भी माने जाते हैं। नागपुर से ही वो है जहां संघ का कार्यालय है और उन्होंने न सिर्फ पूरे महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश में आरएसएस का किस प्रकार से काम किया है। और वो न सिर्फ महाराष्ट्र की बात करूंगा बल्कि पूरे देश में प्रासंगिक नेता है। जिस प्रकार से उन्होंने विकास का पथ रखा है पूरे देश में, मुझे नहीं लगता कि पार्टी संघ उनके नाम को कभी ठुकराएगी। क्या कहते हैं? आपने बिल्कुल सही नाम लिया है। वह एक बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं और नितिन गडकरी जी का अपने आप में जो कद है वो माननीय प्रधानमंत्री से कम नहीं है। बिल्कुल, मैंने इसीलिए कहा संगठन में भी आगे और पद में भी आगे। वो निर्विवाद नाम है संघ के लेवल पे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी शायद इस नाम को पसंद नहीं करेंगे, जैसा अभी तक हमने देखते आए हैं। लेकिन मुझे एक सर्वमान्य नाम लगता है जिसको संघ भी सहमति देगा और ये दोनों भी सहमति देंगे, वह नाम है शिवराज सिंह चौहान। उसको इसलिए महत्व मिलेगा कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जो हैं उनका पूरा केवल मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में वर्चस्व है, वह भी निर्विवाद है और उनकी जो कार्यशैली है उनमें उनके आज तक के बयान जो है वो कभी को कंट्रोवर्सी में रहे नहीं है। और बात अध्यक्ष पद की हो रही है, अनुराग ठाकुर जी इसलिए इस पद के लिए उचित नहीं ठहराए जाएंगे क्योंकि वो काफी युवा हैं और संगठन को चलाने के लिए एक ऐसा व्यक्तित्व चाहिए होता है जो सबको लेके चल सके, एक्सपीरियंस के हिसाब से सबको लेके चल सके, सबका मान सम्मान रख सके और सारे स्टेट्स को बैलेंस कर सके। वे क्वालिटी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी में है और मुझे लगता है अगर निष्पक्ष ढंग से कोई अगर बात होगी तो ये नाम सबसे ऊपर मिलेगा। ठीक है, देखना होगा क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी का नाम तो मीडियाओं में भी चर्चाओं में है और लगातार इस नाम को लेकर चर्चा बनी हुई है क्योंकि नया अध्यक्ष, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि संघ और बीजेपी दोनों ये चाहती हैं कि जनता से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति हो, जमीन से जुड़कर जो काम करे, ऐसा कोई व्यक्ति अध्यक्ष बने जो उनकी चीजों को आगे लेकर जाए और ऐसे नाम में बिल्कुल फिट शिवराज सिंह चौहान जी बैठते हैं। लेकिन योगीराज योगेश जी का अंतिम प्रतिक्रिया इस पूरी परिचर्चा पर आपसे लेना चाहूंगी और क्योंकि आप पहले ही अध्यक्ष को लेकर माथुर जी का नाम सामने ला चुके हैं
और बता चुके हैं आपके माथुर जी हो सकते हैं, क्योंकि ना वो विवादों में है और इन चीज़ों को वो बहुत बेहतर तरीके से आगे लेकर जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं संघ और बीजेपी की जो समन्वय को लेकर हम बात कर रहे हैं, उस पर एक प्रतिक्रिया मैं आपकी चाहूंगी। नहीं, संघ और बीजेपी में तो समन्वय बहुत आवश्यक हो गया है। ये समन्वय की कमी थी कि 303 से 240 पे आ गए वो। बिल्कुल। ठीक है ना, तो अब ये बहुत प्रोमिनेंट एलिमेंट रहेगा ये अध्यक्ष के चुनाव में। एक बात ये जरूर है कि अपन ने जितने नामों पर डिस्कस किया, शायद हो सकता है भाजपा वाले नहीं कर पाए हों, कोई नाम ही नहीं छोड़ा अपन ने। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन एक बात जरूर है, कोई भी बनेगा वो बनेगा यस मैन मोदी और अमित शाह का। बिल्कुल। क्योंकि कोई भी आदमी नहीं चाहेगा। शिवराज सिंह चौहान डेफिनेटली बहुत बड़ा नाम है, लेकिन वो इतना बड़ा नाम है कि वो इन दोनों से भी आगे निकल जाएगा। हाँ। तो मुझे नहीं लगता कि उनको देखना इतनी होगा आगे ले कि जाए। जिन नामों पर चर्चा हो रही है, इन्हीं नामों पर मुहर लगती है, या प्रकाश फिर जी, इससे इतर शॉर्ट प्रकाश में जी आप कुछ बिल्कुल। कहना चाह रहे थे? शॉर्ट में मैं आपकी बात रखना चाह रहा हूँ। आप जो कहना चाह रहे थे, हाँ। जो बात दब गई हाँ। कि जो केरल में जो बैठक हो रही है हाँ। वो दक्षिण से नाम हो सकता है। मुझे अचानक याद आया, चूंकि आपने जिक्र छेड़ा, बिल्कुल। मेरे संघ से जुड़े एक मित्र हैं हाँ। और उनकी उच्च पदस्थ सूत्र हैं, और लोकसभा चुनाव से पहले उनसे चर्चा हुई थी कि जो संघ है ये बहुत आगे की सोच के नाम तय करता है। बिल्कुल। मोदी जी अचानक 2014 में पेश हुए नाम नहीं थे। इनकी प्रमोद महाजन के बाद तब से इनके लिए रणनीति बनना चालू हो गई थी कि ये अगले प्रधानमंत्री होंगे। हाँ। ऐसे ही उन्होंने जो मुझे बताया था कि अन्ना मलाई जो है हाँ। साउथ से, वो एक नाम संघ की नजर में है जिनको भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। इसलिए मैं आपकी बात का समर्थन करते हुए, चूंकि आपकी बात दब गई थी, इसलिए मैं इंटरप्ट किया। मैं नहीं, ये देखिए ये पूरा और इस पर कंक्लूजन अच्छा कहता खासा है। विश्लेषण भी विलक्षण जी ने और किया देखिए, था, क्योंकि सर। हम अगर पूरा विश्लेषण नहीं, उसकी निकालें- वजह है कि हाँ। जो हमारा नॉर्थ एरिया है ज्यादातर बीजेपी ने कैप्चर कर लिया है। अब वहां तो ऊपर नीचे होता रहेगा, है ना, सेचुरेशन पॉइंट आ गया। संघ की रणनीति है अब दक्षिण पे कब्जा करने की, और वो लगातार वहां प्रयास कर भी रहा है। और बीजेपी पर अगर उसकी वर्किंग कार्य प्रणाली है, उस पर अगर रिसर्च किया जाए तो उसकी रिसर्च ही यही कहती है कि बीजेपी अगले 20 से 50 सालों की सोचती है, अगले 50 सालों को लेकर वो रणनीति बनाती है। और शायद मैंने भी इसीलिए कहा था, इसीलिए कि कहा था, BJP मुझे की इसलिए ध्यान आया वो बात। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए ऋषिका, यहाँ पर तमाम नामों का चर्चा हुई, तमाम बातों की चर्चा हुई, तमाम नेताओं के हमने भी यहाँ पर नाम लिए हैं, लेकिन उनमें से किस नाम पर मोहर लगेगी ये तो वक्त ही बताएगा, बीजेपी संगठन बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी अध्यक्ष के लिए यहाँ पर चर्चा हो रही है, पार्टी के अंदर भी हो रही है, पार्टी के बाहर भी हो रही है, आरएसएस में भी हो रही है, लेकिन कौन सी जाति का जो खांचा है वो उसमें फिट बैठेगा, कौन सा ऐसा नेता है जो सभी की निगाहों में सटीक हो, निर्विवाद हो, पार्टी को भी संभाल सके, बिल्कुल ठीक संगठन कह को रहे भी हैं मनीष जी, संभाल जिस सके, तरह से और नामों आरएसएस को को भी। लेकर जिस तरह से चर्चा की जा रही है, तो वो यही है कि नाम कोई भी हो, लेकिन यहाँ पर जो भी नाम सामने आ रहा है नए अध्यक्ष को लेकर, वो बीजेपी और आरएसएस दोनों की पसंद का होना चाहिए, दोनों के समन्वय का और दोनों की रणनीतियों को आगे ले बढ़ाने जाने वाला का। होना चाहिए। जमीन से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति जो नया अध्यक्ष बनाने को लेकर चर्चा की जा रही है, देखना होगा कि जिन नामों की चर्चा सिर्फ मीडिया में है, उन्हीं नामों में से किसी पर मुहर लगती है या इससे इतर कोई और नाम अलग से निकलकर सामने आता है। भविष्य में पता चलेगा कि वाकई क्या 31 अगस्त से पहले तक कार्यकारी अध्यक्ष अगर मिल जाता है तो उसी नाम पर मुहर लगती है, या फिर 2 सितंबर के बाद किसी नाम पर मुहर लगती है, भविष्य में पता चलेगा। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।